Welcome back everyone. This is Mayank Kothari. Today we are going to discuss couple of questions from CA Final AFM mock test paper, second mock test paper in fact for November 2024 एग्जाम. आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है केस सिनेरियो 1 का, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है सर, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वाले कॉन्सेप्ट पे. अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में स्वैप नाम की चीज़ तो आपने पहले देखी थी, पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पे सिर्फ थ्योरी पढ़ी होगी, सिलेबस में थी थ्योरी और है भी, पर उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था सर. ठीक है, कोई बात नहीं. आपने जो स्वैप्स के क्वेश्चन देखे वो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स पे देखे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इस केस सिनेरियो को लेने के पहले हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और इंटरेस्ट रेट स्वैप के बीच का डिफरेंस जानेंगे. तभी आपकी दिमाग की बत्ती खुलेगी और आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाएगा. क्योंकि विदाउट दैट इफ यू आर गोइंग टू कम अप विद द इंटरेस्ट रेट स्वैप वाला नॉलेज एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व, यू आर थिंकिंग दैट कि आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यू माइट एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद दीज इंटरेस्ट रेट्स एज वेल. ठीक है, अब ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट का काम नहीं है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट स्वैप नहीं है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है. चलो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस बताता हूँ दोनों में. इंटरेस्ट रेट स्वैप आप कब लेते हो सर, जब भी कभी लोन लेने के और देने के टाइम पे आपको इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है कि कहीं बढ़ या गिर ना जाए. टू बी वेरी स्पेसिफिक, लोन लोगे तो आपको डर होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए आगे जाके, तो आप उसको हेज करना चाहते हो. तो कई सारे तरीके अवेलेबल है. FRA ले सकते हो, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ले सकते हो, कैप कॉलर फ्लोर ऑप्शन ले सकते हो, और लास्ट वाला टॉपिक था इंटरेस्ट रेट स्वैप ले सकते हो. तो आप लेते थे, आप क्या करते थे वहाँ पे, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग का स्वैपिंग करते थे, है ना, याद है. तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डर था, इसलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप लेते थे. पर कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि मैंने जहाँ पे पैसा लगाया बॉन्ड में, किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, किसी कंपनी ने डेट इशू किया और मैंने उसके बॉन्ड्स खरीद लिए. अब रिस्क क्या है ये बताओ, इंटरेस्ट रेट का नहीं सर. अब रिस्क बताओ कि हो सकता है कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, बंद हो जाए, डिफॉल्ट कर दे, मेरा प्रिंसिपल पेमेंट ही ना मिले मुझे. सो दैट इज द रिस्क ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट रिस्क कहते हैं उसको. सेकंड चैप्टर था आपका रिस्क मैनेजमेंट का, उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी, क्रेडिट रिस्क, कि कंपनी अपना ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट कर दे और उस चीज़ को हेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं सर, इंटरेस्ट रेट का रिस्क नहीं है, होता तो इंटरेस्ट रेट स्वैप लेता, पर कंपनी ही ऑब्लिगेशन अपना डिफॉल्ट कर दे उस पर, तो वहाँ मैं लूँगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, कि मेरे बॉन्ड के प्रिंसिपल अमाउंट ही मेरे को वापस नहीं मिल रहा भाई, हैं. तो उसके लिए CDS अवेलेबल है. अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे. क्या पता क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में कि भैया 4 मार्क का डिफरेंस ही बता दो. ध्यान देना सर, आपको जब इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है ना, तो आप इंटरेस्ट रेट स्वैप लेते हो, ठीक है. पर जब आपको क्रेडिट या डिफॉल्ट का रिस्क होगा, तब आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लोगे. अब आपको समझ में आया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब क्या होता है. ठीक है, अब ध्यान देना, दोनों स्वैप्स में हमें प्रोटेक्शन किस चीज़ का मिलता है, पर्पस क्या है, थोड़ा ध्यान देना. इंटरेस्ट रेट स्वैप में आपका पर्पस होता है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. अगर आपका फ्लोटिंग चल रहा है तो आप फिक्स्ड में शिफ्ट हो सकते हो इस स्वैप के थ्रू, या फ्लोटिंग चल रहा है तो फिक्स में, फिक्स चल रहा है तो फ्लोटिंग में शिफ्ट हो सकते हो. पर यहाँ पे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लेने के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलता है डिफॉल्ट ऑफ अ बोरोवर. बोरोवर का ही डिफॉल्ट है भाई, प्रिंसिपल ही नहीं दे रहा तो मेरा पैसा तो अटक गया, वो रिस्क हेज करना यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. अब एग्जांपल के लिए मान लो मैंने किसी के बॉन्ड खरीद लिए, XYZ कंपनी के मैंने बॉन्ड खरीद लिए 500 करोड़ के. अब वो 500 करोड़ का प्रिंसिपल ही मेरे को नहीं मिला तो, या उसने कुछ पंगे कर दिए और मेरे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू गिर गई, तो वो नुकसान कौन बेयर करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा. और उसको हेज करने के लिए मैं जाता हूँ मार्केट में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने, तो मैं CDS खरीदूंगा, सामने वाली पार्टी CDS बेचेगी. सिंपल सी बात है सर, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, है ना. अब लेन देन कुछ नहीं हो रहा है ऐसा जैसे इसमें फिक्स फ्लोटिंग हो रहा था, तो यहाँ लेन देन नहीं हो रहा, यहाँ मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है, दैट इज़ काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस, और उसके लिए मैं उसको प्रीमियम दूंगा. जितने टाइम तक मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा उतने टाइम तक प्रीमियम देना पड़ेगा. इट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, कार इंश्योरेंस है, हर साल भरते हो ना इंश्योरेंस का, वैसे भी यहाँ भरते जाओ प्रीमियम. ठीक है, आगे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, असेट. यहाँ पे होता है पूरा बॉन्ड और लोन की अमाउंट, 500 करोड़ है तो 500 करोड़, इंटरेस्ट नहीं. यहाँ होता है सर इंटरेस्ट का रेट आपका, कि आप डिसाइड करते हो 9% वर्सेस लाइबॉर, ऐसा. ठीक है,
सेटलमेंट कैसे होता है थोड़ा ध्यान देना। इंटरेस्ट रेट स्वैप में आप पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एक्सचेंज करते हो, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग को नेट में सेटल कर लेते हो और फिर ले लेते हो। ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखे थे अपने, ठीक है, देना है तो दे दोगे। और यहाँ क्या होगा सर, सेटलमेंट, सेटलमेंट कब होगा, अपॉन डिफॉल्ट और क्रेडिट इवेंट। जब भी कभी बोरो, जो अपना जो पैसा जिसने लिया है, बॉन्ड जिसने इशू करा है, वो डिफॉल्ट कर जाएगा, तब जाके हमारा सेटलमेंट की बारी आएगी। मान लो फॉर एग्जांपल 500 करोड़ मैंने उसके पास में 500 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए और बाय चांस उसने कुछ पंगे कर दिया मार्केट में, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर दिया, और मेरे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर दिया तो मार्केट में प्राइसेस धड़ाधड़ गिरती है, जैसे शेयर की गिरती है, बॉन्ड की भी मार्केट प्राइसेस गिर गई मान लो, तो 70% पे आ गई, 30% का मुझे नुकसान हो गया। तो 500 पे 30% सर कितना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, 5 3 15, कुछ 150 करोड़ के आसपास हो रहा है। मेरा तो नुकसान हो गया फ्री फंड का। ये मुझे कौन देगा, ये देगा ये बंदा जिससे मैंने CDS खरीदे था, क्योंकि वो बोला था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा मार्केट में प्राइसेस अगर गिर गई तो। सो पूरा 150 करोड़ रुपए मैं उससे लूंगा, ऑब्वियसली हर साल उसको प्रीमियम दे रहा हूँ। उसके बदले यूजर्स कौन होते हैं, जो भी पैसा देता है, यानी कि बॉन्ड मैंने खरीदा तो मैं तो लेंडर हो गया ना। हेज फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में। कॉरपोरेशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है इंटरेस्ट रेट स्वैप में। यहाँ पे हेज फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, लेंडर्स, ये सब लोग यूज़ करते हैं। प्रीमियम का पेमेंट देख लो, अपना पेमेंट क्या चलता है, प्रीमियम इज़ पेड रेगुलरली बाय द बायर। मैंने CDS खरीदा तो मैं प्रीमियम दूंगा। और इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप में सच कोई प्रीमियम नहीं होता, यहाँ पे नेट डिफरेंस जो होता है इंटरेस्ट पेमेंट का, वो एक्सचेंज करते हैं। मान लो कि भैया फिक्स्ड का पेमेंट आ रहा है 10 लाख रुपए और फ्लोटिंग का रिसिप्ट आ रहा है 9 लाख रुपए, तो नेट कर दो, 1 लाख रुपए दे दो, कहानी खत्म, है ना। अब आपको समझ में आया इंटरेस्ट रेट स्वैप और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान देना। Suppose you are a risk manager at a financial institution and your company has loaned a significant amount of 500 crore rupees to company X Limited. X Limited के मान लो हमने बॉन्ड खरीदे होंगे, तो उन्हें 500 करोड़ रुपए हमने दे दिए, एक तरह से हमने तो लोन ही दिया ना उन्हें, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years at 6 months at MCLR plus 200 basis point. MCLR क्या होता है सर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो इस चीज को, यू आर कंसर्न्ड अबाउट X लिमिटेड्स एबिलिटी टू रीपे द डेट। अब आपने पैसे तो दे दिए, पर अब आपको हो रही है चिंता कि भैया सामने वाला वापस देगा कि नहीं देगा, ठीक है, एबिलिटी टू रीपे, ठीक है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, उतना ही दे दो भाई वापस, ड्यू टू द रिसेंट मार्केट वोलेटिलिटी। अब उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, हमारी इंस्टीट्यूशन ने क्या करा, डिसाइड करा कि वो परचेज करेगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड फॉर सेम नोशनल अमाउंट। 500 करोड़ का ही स्वैप हमने लिया एट अ प्रीमियम कोटेड एट 1% पर ईयर थ्रू कैश सेटलमेंट। 1% का हम प्रीमियम देंगे, 1% पर ईयर बोला है, तो 5 करोड़ रुपए हर साल आपको देना पड़ेगा। टोटल 3 साल के लिए आपने बॉन्ड खरीदे होंगे या लोन दिया होगा, तो 3 साल के लिए आप कितना पेमेंट करोगे, टोटल मिला के 15 करोड़ का पेमेंट होगा सर। 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, बहुत सिंपल है, दिमाग मत लगाना उसमें। ऑन द रिस्पेक्टिव रीसेट डेट, क्योंकि हर 6 महीने में हमें इंटरेस्ट मिलना है, 6 मंथ्स का एट MCLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट है, तो हर बार का आपको रीसेट डेट दिया है, इसमें 2% ऐड करोगे, क्योंकि 200 बेसिस पॉइंट है, इसका मतलब 2% ऐड करोगे तो इतना इंटरेस्ट बनता है उस पर 500 करोड़ पे। चलो ठीक है, पर हमारा लेन देन इंटरेस्ट से ज़्यादा है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे रिस्क हमें इंटरेस्ट रेट का है, वो हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप अलग से लिया होगा, इस क्वेश्चन में कोई लेन देन नहीं उसका। बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब बताओ, सब तो मैंने हिस्ट्री बता दी। क्या हमारा पर्पस बॉन्ड की वैल्यू को बढ़ाना था? नहीं सर। क्या हमारा पर्पस प्रोटेक्ट करना था खुद को डिफ़ॉल्ट रिस्क से अगेंस्ट द डेट ऑब्लिगेशन? यस सर। डेट का जो ऑब्लिगेशन सामने वाले पे है, क्योंकि हमने उसे पैसा इधर दिया था, 500 करोड़ रुपए जो मैंने दिया था वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो रिस्क डिफ़ॉल्ट का प्रोटेक्ट करने के लिए CDS लिया था। दूसरा भी देख लेते हैं ऑप्शन। क्या हमें प्रॉफिट के लिए गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा इसलिए CDS लिया? नहीं सर, ये भी नहीं सर। क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ लोन, हमें क्या नया लोन का तैयार करना था? नहीं सर।
हेज करना था सर, इसलिए सेकंड पार्ट हेजिंग का बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट CDS कॉन्ट्रैक्ट, सही क्या है ये बताना। CDS कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन, बिल्कुल गलत, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन। ध्यान देना सर, मैंने इधर लोन दिया 500 करोड़ का, ठीक है, और वो रिस्क था मेरे पे, तो वो उसको हेज करने के लिए मैं CDS खरीदने के लिए गया। अब उधर में कौन खड़ा है? CDS सेलर, मैं कौन हूँ? CDS बायर। अब ध्यान देना प्रैक्टिकली, इस क्वेश्चन में तो मैं हेजर बना हूँ क्योंकि मुझे हेज करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि मेरी इस इधर में कोई पोजीशन हो। बिना इधर 500 करोड़ की पोजीशन होते हुए भी मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है खेलने में, मैं स्पेकुलेशन कर सकता हूँ। वो उस बंदे को क्या लेन देन है कि मैंने इधर लिया या नहीं लिया, उसको 1 करोड़ का प्रीमियम मिल रहा है, वो मेरे को प्रोटेक्शन दे रहा है। मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू अगर सही में गिरती है आगे जाके उस कंपनी की, तो फिर मुझे पैसा मिलेगा। मैं क्योंकि बायर हूँ, मैंने रिस्क हेज करा है, मतलब मैंने रिस्क लिया है कि अगर उसकी मार्केट की प्राइसेस गिरेगी तो मुझे स्पेकुलेशन का गेन होगा। सो द फैक्ट इज CDS कैन नॉट बी यूज फॉर स्पेकुलेशन इज टोटली रॉन्ग, इट कैन बी यूज फॉर स्पेकुलेशन। ध्यान देना सर, स्पेकुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। आगे, CDS कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन, बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे मैंने जिससे खरीदा था वो कोई गवर्नमेंट की पार्टी थोड़ी है, कोई भी बंदा मुझे बेच सकता है, कोई भी, यानी जिसकी कैपेसिटी हो, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दो पार्टी के बीच में होने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे स्वैप्स होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होता है, वैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, दो पार्टी के बीच का, इसमें गवर्नमेंट का लेन देन नहीं है। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेट एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज। यस सर, ये है ट्रू स्टेटमेंट। चौथा ले लो, CDS कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट कर देता है हर तरह का रिस्क? नहीं। इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ आपका हेज हुआ इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, वो तो अलग हो गया इंटरेस्ट रेट का अमाउंट। ये तो हम डेट ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे रिस्क होते हैं, करेंसी रिस्क होता है अगर आप बाहर किसी कंट्री में दे रहे हो पैसा तो। सो सारे रिस्क एलिमिनेट नहीं होते, अपना डेट ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट रिस्क एलिमिनेट होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन publishes the guidelines and rules for conducting credit default swap transaction? ध्यान देना, ये तो एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो है इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। इफ़ यू विल सर्च ऑन गूगल यू विल गेट टू नो अबाउट इट। बाकी की नहीं, फेडरल रिजर्व वो काम नहीं करता, SEC का काम है अपना इक्विटी वगैरह चलाना, इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन चलाना, और WTO का तो बिल्कुल भी काम नहीं है। ये अपना स्वैप और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन है, वो स्वैप चलाते हैं, डेरिवेटिव्स चलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, दो बड़े क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है आपके इसमें। अज्यूमिंग नो डिफॉल्ट अकर्स, मान लो कि कोई डिफॉल्ट होता ही नहीं है 5 साल में, सॉरी 3 साल में, पर क्या होगा? हमें तो प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर ये पार्टी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी तो हमें इधर से मिलेगा नहीं कुछ भी, दैट्स ओके, पर हर साल प्रोटेक्शन दिया, उसका तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो टोटल प्रीमियम योर कंपनी विल पे ड्यूरिंग द डेजिग्नेटेड लोन पीरियड शाल बी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़। सर 5 करोड़ तो सिर्फ 1 साल का है, आपने तो 3 साल के लिए प्रोटेक्शन लिया है, 3 साल के लिए लोगे तो 15 करोड़ पेमेंट करना पड़ेगा ना। उसने क्या बोला था? टोटल प्रीमियम, ठीक है, टोटल कितना भरोगे ड्यूरिंग द लोन पीरियड, तो पूरे 3 साल में कितना प्रीमियम पे करोगे? 15 करोड़। 5 करोड़ तो कोई एक ही साल का था। टर्म्स अगर थोड़ा सा होती ना कि हर साल कितना भरोगे, तो फिर हम 5 करोड़ बोलते हैं। लास्ट वाला पार्ट लेना, सपोज इफ द लेंडर डिफॉल्ट समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, पहले साल प्रीमियम भरा 5 करोड़ का, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा, कोई बात नहीं, ये नुकसान हो गया आपका। प्रीमियम जितना ही मैक्सिमम नुकसान होता है। कॉल और पुट ऑप्शन देखा आपने, कैप और फ्लोर ऑप्शन देखा, जो प्रीमियम देते हो दैट्स द मैक्सिमम लॉस। दूसरे साल भी आपने 5 करोड़ का प्रीमियम दे देता, अच्छा मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, प्रीमियम तो भाई आप स्टार्टिंग में भरोगे ना, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ठीक है। 2 साल कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ। आगे अब क्या हुआ, वो बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, यानी कि यहाँ पे तीसरा साल यहाँ चालू हुआ ना, तीसरे साल के शुरुआत में ही वो डिफ़ॉल्ट कर देता है आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 2 ईयर। तो 2 साल के इंटरेस्ट भी दे दिया, अब उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया एंड मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लोन फॉल्स टू 75%, ध्यान देना, फॉल्स टू 75% ऑफ इट्स पार वैल्यू। अब 75% कितना होता है सर? 375 करोड़ पे आ गया, 500 करोड़ का आ गया 375 पे। नुकसान हो गया किसको? आपको, क्योंकि आपने 500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे जिसकी आज की मार्केट वैल्यू सिर्फ 375 है। डिफ़ॉल्ट कर गया, और उसने उस पीरियड में डिफ़ॉल्ट करा जिस पीरियड में हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, तीसरा साल।
आपने प्रीमियम देना है यहाँ पे 5 करोड़ का, दैट्स टोटली फाइन. देन ABC बैंक विल पे योर कंपनी. ABC बैंक यानी कौन है सर? जो ये है CDS सेलर, वो हमें कितना देगा इन कैश सेटलमेंट? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 125 करोड़. 125 करोड़ उसका देना बनता है. ये रहा वो आंसर. पर नेट में अगर सेटलमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में ही करा है तो उसी टाइम पे मैं मान के चलता हूँ कि जिस दिन प्रीमियम पे करना है उसी दिन कर रहा है, तो फिर वो 5 करोड़ और माइनस करके 120 करोड़ लिख सकते हो. पर 120 करोड़ की तो कोई फिगर है नहीं यहाँ पे. वी विल गो विद द थर्ड ऑप्शन, 125 करोड़ वो उसका हमें देना बनता है सेटलमेंट में CDS के. सिंपल. बॉन्ड की वैल्यू, प्रीमियम फेस वैल्यू, या आप बोलो जो मेन प्रिंसिपल वैल्यू है उसका रिस्क था ना, वही पेमेंट होगा 125 करोड़ का. इंटरेस्ट रेट सर क्वेश्चन में दिया, उसका क्या करें? इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर में उसको डील करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? ठीक है सर. तो आपको आई थिंक अब क्लियरली आइडिया आ गया CDS और इंटरेस्ट रेट स्वैप के बीच में. ज़्यादा टाइम कितना हो गया मेरे को देखने दो, 15 मिनट लग गए. डिस्कशन का पार्ट था इसीलिए. आओ सर क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो 3 देखते हैं. अब देखो, अब ये जो सेकंड केस सिनेरियो है ना, आप बोलोगे कि नहीं लिया सर, ये केस सिनेरियो 2 बहुत सिंपल सा, सिंपल तो नहीं, कैपिटल बजटिंग में सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है. आपके स्टडी मटेरियल में भी वो क्वेश्चन है, कंपाइलर 5.0 में भी वो क्वेश्चन है. तो मोस्टली ये नॉर्मल क्वेश्चन माना जा रहा है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ. हम सारे वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे सर जो ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल और इन सब में हैं. हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े नए उभर के आए हैं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप सिर्फ उन चीज़ों पे इस बार ध्यान दो इस वीडियो में जो काम का है. केस सिनेरियो 3 देखो. यू आर एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट वर्किंग फॉर अ फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म. यू हैव बीन आस्क्ड टू एनालाइज द बॉन्ड्स मार्केट्स यील्ड कर्व. बॉन्ड मार्केट का यील्ड कर्व आपको एनालाइज करना है. यील्ड कर्व डायग्राम सर ध्यान देना, ठीक है. टाइम के साथ साथ अपनी यील्ड कितना ऊपर नीचे होती है ये हम बता सकते हैं. जैसे शॉर्ट टर्म में कम टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट जनरली कम मिलता है, धीरे 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 ना बढ़ते जाता है. ये नॉर्मल यील्ड कर्व हो गया ये, ठीक है. कि भैया जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको उतना ज़्यादा आप रिस्क उठा रहे हो एक तरह से. एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास में पैसा है और मैंने आपको 1 साल के लिए पैसा दिया. आपको 1 साल के लिए पैसा दिया, इसका मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है. पर वही मैं पैसा आपको 5 साल के लिए दूँ तो 5 साल बाद का प्रेडिक्शन लगाना इकोनॉमी का वो डिफ़िकल्ट है. यानी कि रिस्क ज़्यादा है 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने में एज़ कम्पेयर टू 1 साल. क्योंकि मैं कल क्या होगा ये तो अंदाज़ा आसानी से लगा सकता हूँ, पर आज से ठीक 5 साल बाद क्या होगा ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. जहाँ पे प्रेडिक्शंस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं वहाँ रिस्क बढ़ जाता है. पहली बात, जहाँ रिस्क बढ़ जाता है तो वहाँ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि जहाँ मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ वहाँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए. ठीक है. सो जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि रिटर्न मुझे मिले. दिस इज़ नॉर्मल यील्ड कर्व. ठीक है. इसका जो उल्टा होता है वो है सर इन्वर्टेड यील्ड कर्व. अब इन्वर्टेड यील्ड कर्व में मैं ब्लू लाइन से दिखा देता हूँ. इन्वर्टेड यील्ड कर्व में शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न्स गिरते जाते हैं. इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों और कब ऐसा होता है. यू हैव बीन आस्क्ड टू एनालाइज द बॉन्ड मार्केट्स यील्ड कर्व टू असिस्ट योर क्लाइंट इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब यील्ड कर्व रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स और टाइम टू मैच्योरिटी. अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कि यील्ड कर्व क्या है सर? आपका यील्ड यानी कि इंटरेस्ट रेट और टाइम, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप है. हर चीज़ का एक मतलब निकलता है उसमें. फॉर डेट सिक्योरिटीज़ यूजुअली द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ठीक है. फॉर सिंप्लिसिटी ये अज्यूम करो कि अज्यूम द फॉलोइंग यील्ड डेटा ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओवर अ वेरियस मैच्योरिटीज़. ध्यान देना कि गवर्नमेंट का 1 साल का अगर बॉन्ड लेते हो यानी कि सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा. पर अगर आप 2 साल के लिए करते हो तो आपका देखना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन ये भी पर एनम ही है, ये कोई दोनों साल का नहीं है. अब आप नोटिस करो धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते जाओगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो आपका इंटरेस्ट रेट जो आपको हर साल मिलेगा वो भी बढ़ता जा रहा है. और इसे कहते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व. ये जो डायग्राम यहाँ बनेगी ना, इसकी जब आप डायग्राम बनाओगे तो वो ऐसा ही बनेगा कि जितने ज़्यादा साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपका पर एनम इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा. सो 1 साल, 2 साल, 3,
5, 7, 10, 15, 30, मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। और वो कुछ इस तरीके से है, 3, 4, 5, 6, 6.4, 7, 7.4 एंड ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, थोड़ा मैच करने लायक भी तो होना चाहिए ना। चलो ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ 2, 4, 6, 8 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो ये 3% से चालू हुआ, फिर सेकेंड ईयर में 4% पे आया, फिर 5% पे आया, फिर 6 पे आया, एकदम से ग्रोथ देख रहे हो। फिर धीरे धीरे ये फिर 6.4 पे ही आया 7वां साल, ठीक है। फिर 7% पे आया, 7.4 पे आया और लास्ट में 8% पे आया। सो आप देख रहे हो, जितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ज़्यादा आपका यील्ड कर्व होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है इंटरेस्ट रेट आगे। बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियोज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल यील्ड कर्व। बताओ, शॉर्ट टर्म यील्ड्स आर हायर देन लॉन्ग टर्म यील्ड्स। ये नॉर्मल यील्ड कर्व है, मैंने बताया आप ही को अभी अभी बोल दिया था, ये नॉर्मल यील्ड कर्व। देखो, शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है? लॉन्ग टर्म के लिए है ना। सो ये वाला आंसर हमारा सही रहेगा, शॉर्ट टर्म यील्ड्स आर लोअर देन लॉन्ग टर्म यील्ड्स। ये तो गलत हुआ। और पढ़ लेते हैं, यील्ड्स रिमेन सेम अक्रॉस ऑल मैच्योरिटीज़। सारी मैच्योरिटीज़ में यील्ड्स क्या सेम रहती है? कौन इन्वेस्ट करेगा फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हर साल अगर आप सेम ही रिटर्न दोगे? मतलब मैं 5 साल के लिए एक साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो भी उतना ही मिल रहा है जितना 1 साल के लिए कर रहा हूँ, तो मैं तो हर साल करूँगा ना, क्यों रिस्क लूँगा जब मेरे को रिटर्न ही ज़्यादा नहीं मिल रहा। यील्ड फ्लक्चुएट्स रैंडमली ओवर डिफरेंट मैच्योरिटीज़, ऐसा नहीं होता, अपने मन से ऊपर नीचे नहीं होता, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट में यील्ड्स मिलनी चाहिए। आगे, बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड यील्ड डेटा व्हाट इज द यील्ड स्प्रेड बिटवीन द 10 ईयर बॉन्ड एंड 1 ईयर बॉन्ड। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा। 10 साल के बॉन्ड पे कितना रिटर्न मिल रहा है? 7%। 1 साल के बॉन्ड पे कितना मिल रहा है? 3%। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? स्प्रेड यानी दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। 10 7 और 3 का डिफरेंस कितना? कहानी ख़त्म, ठीक है। एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, अब बताओ, इन्वर्टेड यील्ड कर्व टिपिकली इंडिकेट्स। मैंने बोला नॉर्मल यील्ड कर्व में शॉर्ट टर्म में आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होते हैं। पर अगर इन्वर्टेड यील्ड कर्व बनाना रहा तो क्या मैं वो ऐसा बना सकता हूँ कि भैया शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म में गिरते जा रहे हैं? अब मेरे को बताओ, रियल लाइफ में ऐसा कब होगा कि भैया एक तो बंदा 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल के लिए, और आप उसको हर जितने ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हो उतना आपका रिटर्न उसका आप गिराते जा रहे हो, पर एनम उसको कम दे रहे हो। अगर आप वो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पर एनम उसको कम दे रहे हो। ऐसा कब होता है? इन्वर्टेड यील्ड कर्व ऐसा तब होता है जब मार्केट में आगे जाके रिसेशन आने वाला है, ये प्रेडिक्शन आ जाता है, या मार्केट में रिसेशन जब आने की संभावना बढ़ जाती है तब उस समय से मार्केट में यील्ड्स गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मान लो, यहाँ पे मैंने आप इसीलिए पहले से बना लिया था, मान लो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि रिसेशन आएगा। रिसेशन आएगा तो आपको पता है इक्विटी मार्केट गिरता है ना। तो वहाँ से सारे लोग क्या करेंगे ना, पैसा अपनी सेफ जगह पे डालना चाहेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि इक्विटी मार्केट में मैं रिसेशन के दौरान में पैसा मतलब रिसेशन के पहले पैसा डाल दूँ और रिसेशन आते ही मेरा मार्केट में पैसा नुकसान हो जाए, गिर जाए। कोई भी ये नहीं चाहता। सो रिसेशन आने के पहले ही लोग चाहते हैं कि भैया आप अपना पैसा किसी सेफ जगह डाल दो, और वो सेफ जगह होती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर विल मूव मनी इनटू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉर सेफ्टी, ठीक है। शेयर मार्केट से हटा के बॉन्ड्स में आ गया तो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करे, तो डिमांड फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल इंक्रीज। जैसे ही बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ती है उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आपको तो ये चीज़ सिक्योरिटी वैल्यूएशन से पता है, मार्केट प्राइस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू YTM। अगर प्राइस बढ़ रही है तो यील्ड गिरना शुरू हो जाएगी। यानी कि क्या हुआ सर, इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्रिएट हो गया अपने आप ही। प्राइसेस बढ़ गई, रिटर्न कम हो गया, अब महंगे मिल रहे बॉन्ड्स तो रिटर्न कम हो गया। कम हुआ क्योंकि रिसेशन था सर।
सो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है रिसेशन ऐसे टाइम पे। तो आप बताओ इन्वर्टेड यील्ड कर्व कब क्या इंडिकेट करता है? रिसेशन आने वाला है। आगे, इफ़ एन इन्वेस्टर इज लुकिंग, ये अगले दो क्वेश्चन आपके फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के थ्योरेटिकल प्राइस पे है सर। अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का तो वो कुछ इस तरह से था, कॉन्सेप्चुअली वो इस तरीके से था कि 2 साल के बॉन्ड का यील्ड हमें दिया हुआ है और 1 साल के बॉन्ड का भी यील्ड हमें दिया हुआ है, तो क्या दूसरे साल के बॉन्ड का यील्ड मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। मैं क्या करता था, इस बॉन्ड का यील्ड लेता था 1+S2 इंटू 1+S2, 2 इंडिकेट्स कि तो वो 2 साल का बॉन्ड है ना, और इससे जो कैश फ्लो आता था दैट शुड बी इक्वल टू इससे जो कैश फ्लो आए, ताकि आर्बिट्राज ना हो। सो नीचे में ये तो हो गया 1 साल के बॉन्ड का, तो S1 लिख दिया मैंने, और ये मैं निकाल रहा था फॉरवर्ड रेट, तो मैंने लिख दिया F2। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1+S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 इंटू F2। ठीक है, वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स का काम अब हमें यहाँ करना है। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है 2 साल के लिए 3 साल बाद, ध्यान दो सर, आज से ठीक 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद वो बंदा 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो अब आपको बताना है कि उन 2 सालों के लिए पर एनम यील्ड कितना होना चाहिए, फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए। सिंपल है सर, अगर आपको निकालना है तो अब आप इन 5 साल के पीरियड को किसी 5 साल वाले बॉन्ड से कंपेयर करो और इन दोनों की कैश फ्लो को टोटल कर लो। ये S5 लगाओगे 5 बार तो वो आ जाएगा 1+S5 टू द पावर 5, मानते हो बात को? और ये S3 लगाओगे 3 बार पहले तो ये हो गया 1+S3 टू द पावर 3, 3 साल लगा ना रेट, और उसके बाद ये जो आपको निकालना है वो बन जाएगा 1+F2 टू द पावर 2। सो ऊपर भी 3 और 2 5 साल हो गए, नीचे भी 3 और 2 5 साल हो गए एक साथ। इन दोनों को इक्वेट कर लो सर, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, 1+S3 3 साल के बॉन्ड को का 3 साल के लिए रिटर्न इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 1+F2 टू द पावर 2, ये 5 साल इधर ले लिए और S5 ले लिया टू द पावर 5। सिंपल है। S3 यानी 3 साल में अगर इन्वेस्ट करूं तो मेरे को पर एनम रिटर्न कितना मिल रहा है? 5%, और 5 साल के लिए करूं तो 6% मिल रहा है। बस ख़त्म। आप यहाँ रखो 1.05 टू द पावर 3, 1.06 टू द पावर 5। अब आपको कोई दिक्कत है इसको सॉल्व करने में? 1.3382 और ये हो गया, अच्छा सॉरी 1.06, 2 3 4 5, ठीक है, 1.05 इंटू 2 3, 1.1576। बस इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आगे लिख रहा हूँ 1+F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3382 डिवाइडेड बाय 1.1576, वो आंसर आता है 1.1560। अब स्क्वायर रूट डाल दो, क्योंकि इधर में स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट डाल दोगे तो 1+F2 इज इक्वल टू 1.0752, F2 इज इक्वल टू 7.52% पर एनम। देखो कहाँ है आपका ये आंसर। आया समझ में आपको कैसे करना था? एग्जैक्ट वैसा ही है सर 15th वाला क्वेश्चन। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ जिसमें आप वैल्यूज़ रख सकते हो। ये क्वेश्चन बोलता है कि अब भी मेरे को 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन आज से ठीक 5 साल बाद करना है। तो 5 साल बाद करना है ना 2 साल के लिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके 5 साल बाद में आपको करना है 2 साल के लिए, 1 2, तो ये हो गए कितने साल? 7 साल हो गए। तो अब आप नीचे में उसको कंपेयर किससे करोगे? 7 साल के बॉन्ड से करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? 1+S5 टू द पावर 5, ये 5 साल हो गए 5 साल के बॉन्ड के लिए, इंटू 1+F2 टू द पावर 2, और नीचे में लोगे 1+S7 टू द पावर 7। ये दोनों को इक्वेट कर दो। 5 साल के बॉन्ड का रेट ऊपर लोगे, 7 साल का नीचे में लोगे, नीचे यानी कि इस वाले में लोगे, और आपका आंसर एग्जैक्ट वैसे ही आप कैलकुलेट करोगे। इट शुड बी समवेयर 7.41% आना ही चाहिए। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछो।
हो गया आसान। एफआरए पे था वो, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में एफआरए हमने पढ़ा था, थेरोटिकल एफआरए, ये वो ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 1A देखो। अब देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी मतलब आपको लगेगा कि यार ये क्या नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ये तो कभी पढ़ाया भी नहीं होगा। द एबीसी स्टार्टअप, अच्छा मैं पहले बात कर लेता हूँ। फर्स्ट शिकागो मेथड नाम से एक स्टार्टअप वैल्यूएशन का टेक्निक है, बाकी भी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो उस मेथड से ये सॉल्व करना है। मेथड बहुत सिंपल है सर, और इनफैक्ट कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में आपने ये मेथड ही फॉलो करी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और आपको सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा कि ये मेथड क्या है। हम हमारे कंपाइलर 3 में जाके उस पर पूरी थ्योरी भी देखेंगे, और दूसरी भी और कौन सी मेथड्स है उनके बारे में भी जानेंगे। आओ सर, द एबीसी स्टार्टअप हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अंडर डिफरेंट सिनेरियोज अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। बेस्ट केस, बेस केस और वर्स्ट केस, ध्यान देना सर, गलती नहीं है। बेस्ट केस यानी कि आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होकर चलते हो कि हमारे साथ बेहतर से बेहतर हुआ तो क्या रेवेन्यूज़ होंगे और एक्सपेंसेस होंगे, पर नॉर्मल केस में क्या रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस होंगे, और अगर ख़राब हुआ हमारे साथ में तो क्या रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस होंगे। रेवेन्यूज़ में से जब आप एक्सपेंसेस माइनस कर लोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, ये तो बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, हर तीनों सिचुएशन की आपको प्रोबेबिलिटी भी दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबीसी स्टार्टअप यूजिंग द फर्स्ट शिकागो मेथड। अज्यूम ये करो कि डिस्काउंटिंग रेट 20% लेना है, स्टार्टअप आपका टैक्स फ्री जोन में लोकेटेड है तो टैक्स आपका 0 हो गया, मल्टीपल ऑफ टर्मिनल इज 10, ये है टर्मिनल वैल्यू। आपको याद होगा कैपिटल बजटिंग में और सिक्योरिटी वैल्यूएशन में डिविडेंड की जब हम वैल्यूएशन निकालते थे तो लेट्स से अगर 3 साल तक डिविडेंड मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, उसके बाद ना टर्मिनल वैल्यू की परपेचुअल कुछ वैल्यू दी होती थी। वो टर्मिनल वैल्यू भी जब हम निकालते थे वो तीसरे साल के एंड की निकलती थी। और आज अगर मार्केट प्राइस निकालनी होती तो हम क्या करते थे, डिविडेंड को डिस्काउंट करते थे तीनों को, और टर्मिनल वैल्यू को भी डिस्काउंट करते थे। और ये चीज़ याद रखना, ये दोनों तीसरे साल का ही है, टर्मिनल वैल्यू को चौथे साल का नहीं मानना सर। टर्मिनल वैल्यू यानी कि तीसरे साल के बाद से लेके आगे मैं जितना भी ऑपरेशन चलाऊंगा उन सब की तीसरे साल के एंड की प्रेजेंट वैल्यू है ना, मतलब चौथे साल से लेके पूरा डिस्काउंटिंग करके लेके आ गए यहाँ तक, तो वो टर्मिनल वैल्यू हो गई। अब दे दिया उन्होंने, मल्टीपल दे दिया, डेप्रिशिएबल, कोई डेप्रिशिएबल असेट्स नहीं है एबीसी स्टार्टअप के पास में। आपको डिस्काउंटिंग के 4 डेसिमल में अगर फैक्टर्स दिए हैं तो 4 ही डेसिमल वाले यूज़ करना है, अपने मन से मत लगाना। इंस्टीट्यूट ने इसलिए नहीं दिया कि आपको नहीं आता, इंस्टीट्यूट चाहती है कि सबके आंसर सेम आए, इसलिए उन्होंने खुद दिया है। अदरवाइज कोई 2 फैक्टर लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, सबके आंसर थोड़े थोड़े वेरी करेंगे, पेपर चेक करने वाले को दिक्कत होती है। ओके, आगे राउंड ऑफ करना है कैलकुलेशन में होल नंबर में। मैं आपको आंसर डायरेक्टली दिखाऊंगा, बस पहले समझा देता हूँ। फर्स्ट शिकागो मेथड में आप क्या करते हो, 3 अलग अलग सिचुएशन होती है, बेस्ट केस, नॉर्मल केस और वर्स्ट केस। उन तीनों केस में आप वैल्यूएशन करते हो अपने स्टार्टअप का। ठीक है, वो स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे करोगे सर, बहुत सिंपल है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करो तो तीनों साल के, आपको देखना सिर्फ 3 साल का दिया हुआ है यहाँ पे डेटा, ठीक है। और आगे में जब टर्मिनल बोल दिया उन्होंने तो इसका मतलब समझो कि ये बिजनेस सिर्फ 3 साल तक नहीं चल रहा सर, 3 साल का स्पेसिफिक डेटा दिया है, और उसके बाद का जितना भी है चौथे साल से लेके फ्यूचर तक, उसकी पूरी वैल्यू प्रेजेंट में कैलकुलेट करके थर्ड ईयर के एंड में लाके रख दी टर्मिनल वैल्यू में। ठीक है, सो आप तीनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, जो भी तीसरे साल का प्रॉफिट आएगा ना सर, उसका टर्मिनल, उसका मल्टीपल है ये 10, यानी कि 1, 2 और 3। आपने प्रॉफिट निकाला सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करके तो आया 10, 20 और 30, है ना। तो ये 3 साल का हो गया, और यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू आएगी 330 इंटू 10, क्योंकि उन्होंने बोला मल्टीपल 10 लेके चलो तो हमने 10 लिया। तो तीसरे साल का जितना भी है लास्ट ईयर का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टर्मिनल वैल्यू आ गई। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, इनको डिस्काउंट करके लेके आओ। 10 डिस्काउंट होगा पहले साल से, 20 डिस्काउंट होगा दूसरे साल से, और 30 और 300 दोनों डिस्काउंट होंगे तीसरे साल से। ये आ गए, यहाँ पे आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप वैल्यू निकालोगे नॉर्मल केस में और वर्स्ट केस में, तो आपके पास 3 अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू है कंपनी की, और तीनों को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। ये और कुछ नहीं सर, एक तरह से सिनेरियो एनालिसिस है। 3 अलग अलग सिनेरियो है, तीनों की एनपीवी निकालते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेते हैं, बस वही करना है यहाँ पे। यहाँ भी तीनों केस में आप अपने स्टार्टअप का वैल्यू निकालोगे, तीनों को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे और उसका टोटल कर लोगे। अब हम आंसर देखते हैं। ये देखो,
सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, बेस्ट केस सिनेरियो लिया, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करे तो कैश फ्लोज आ गए आपके, कोई डेप्रिशिएबल वगैरह एसेट नहीं था तो कैश फ्लो ही अर्निंग हो गई, अर्निंग ही कैश फ्लो हो गई। उसके बाद ये तो 3 साल का था, पर 3 साल में कहानी कहाँ खत्म हो रही, कंपनी बंद थोड़ी हो रही है। जो 36 लाख है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके टर्मिनल वैल्यू निकाल ली 3,60,00,000, ठीक है। पर ये भी सर ईयर 3 पे ही मानोगे, एंड पे। ध्यान देना सर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दोनों सेम है ना तीसरे साल के। अब इन चारों की टोटल कर लो तो ये आ गई एक वैल्यू। ऐसे ही वापस रिपीट करो बेस केस में भी और वर्स्ट केस में भी। ये देखो 18,15,000 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो मल्टीपल आ गया आपका, टर्मिनल वैल्यू कहते हैं हम उसे। इसका मतलब भी समझना चाहिए ना कि वो है क्या। तीसरे साल पे के एंड पे कंपनी की वैल्यू है, उसमें क्या आता है, चौथे साल से लेके जितना भी फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू। तो उसको डिस्काउंट किया, इसकी वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, इसका 10। अब आपने क्या करा, इन 3 वैल्यूज़ को अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा और टोटल करा, ये आ गई हमारी कंपनी की वैल्यू। ऐसा ऑलरेडी आप देख चुके हो कैपिटल बजटिंग में सिनेरियो एनालिसिस के नाम से, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, कंपाइलर 3 खोलते हैं। सिर्फ ये एक मेथड नहीं है सर, ऐसी आपकी बहुत सारी मेथड है नए सिलेबस में। सो जब आप बिजनेस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आओगे, है ना, बिजनेस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, तो एक नया पॉइंट आपको देखने मिलेगा वहाँ पे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग स्टार्टअप्स। ध्यान देना, बर्कर्स अप्रोच, कॉस्ट टू डुप्लीकेट अप्रोच, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड, स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड, फर्स्ट शिकागो मेथड और वेंचर कैपिटल मेथड। तो ये थी वो फर्स्ट शिकागो मेथड। ध्यान देना, अगर आपके पास में कंपाइलर होगी तो इसके जस्ट बाद के सारे जो 5-6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस इसके बाद के हर एक अप्रोच को डिटेल में एनालाइज करते हैं। हमने बर्कर्स अप्रोच क्या है, क्या सक्सेस फैक्टर्स है, और उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया, ठीक है। ऐसे ही हमने हर अप्रोच का लिया और उसके बाद मैं आता हूँ सीधा फर्स्ट शिकागो मेथड पे। ये रहा, पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कहानी ख़त्म होगी, एग्जाम में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इट कंबाइंस बोथ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एंड मार्केट बेस्ड इवैल्यूएशन एस्टिमेट ऑफ द स्टार्टअप्स वैल्यू। दिस मेथड accounts for various potential outcomes by considering different scenarios, बोला ना सिनेरियो एनालिसिस, assigning probabilities to each। आगे 3 मेथड, वर्स्ट केस, नॉर्मल केस, बेस्ट केस। ये नाम 3 नॉर्मल वाले ये हैं। इसकी प्रोसेस क्या है, हर सिनेरियो का वैल्यूएशन निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कर लो, दैट्स इट, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ था, कहानी ख़त्म। चलो ऐसे ही सर आपके बाकी की मेथड्स है, आपके पास होगा तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा और आपको सिलेबस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी मिल जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपके इस MTP में कोई नया क्वेश्चन नहीं है सर। मैं एक बार देख लेता हूँ। पिच प्रेजेंटेशन, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी हमने देखा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी मिलेगा, बिजनेस वैल्यूएशन में भी मिलेगा। बस उन्होंने क्या किया, पर शेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्किंग कैपिटल देने की बजाय इस बार टोटल दे दिया। टोटल कैपिटल, चार्जेबल डेप्रिसिएशन, टोटल वर्किंग कैपिटल, आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर भी निकाल सकते हो। बाकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है आपकी। एक और जो नई चीज़ यहाँ ऐड हुई है कि न्यू डेट टू बी इशूड फॉर फंडिंग। ध्यान देना सर, FCFE और FCFF कैसे निकालते हैं एक बार वो देखना, उसमें इसका एडजस्टमेंट पता चलेगा न्यू डेट का, ठीक है। ये वाला इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन, और ये आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मिल जाएगा। सिंगल इंडेक्स मॉडल का, शार्प का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ब्लॉकचेन, इंटरेस्ट रेट रिस्क की थ्योरी में मिल जाएगा आपको। बस ख़त्म है। ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, है ना, क्या नाम का था इसका, अपना डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच था, अभी एकदम टाइम पे याद नहीं आ रहा। आप एक रिज़र्व बना के रखते हो वहाँ पे। ये रहा अपना फॉरेक्स का, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जैक्ट ऐसा ही हमारे सिलेबस में है और कंपाइलर में भी है। बस क्वेश्चन तो सारा सेम है, पर जो पूछा गया है ना इसमें और जो हमको क्वेश्चन में हमारे बुक में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है वो थोड़ा डिफरेंट है, पर नया कुछ भी नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। GDR क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। और ये तो सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन और टेक्निकल एनालिसिस। चलो सर, MTP सेकंड आपकी यहाँ पे ख़त्म होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, जान के काफ़ी खुशी होगी। और कुछ चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइए। बाय बाय।